आज है 16 अगस्त और वक्त हो रहा है 11 पीएम। ईरान ने कतर से कहा है कि उसके 3 पायलट जो कतर के पास हैं उनको रिलीज कर दे। मैं आपको बता दूं, शुरुआत में जब वॉर स्टार्ट हुई थी अमेरिका, इजराइल और ईरान की, तो उसी दौरान बताया ये जा रहा है कि S-24 जो ईरान का फाइटर जेट था, तो वो क्रैश कर जाता है कतर के इलाके में और लगभग 3 फाइटर जेट के जो पायलट होते हैं वो कतर के पास हैं, ऐसा कहना है ईरान का। ईरान ने अभी 2 दिन पहले कतर से कहा था कि जो उनके पायलट कतर ने कैप्चर कर रखे हैं वो वापस कर दे। लेकिन आज कतर का बयान आ गया है। कतर ने कहा है कि हमारे पास ईरान के कोई भी पायलट नहीं है, हमने ईरान के कोई भी पायलट कैप्चर नहीं करे हैं। लेकिन ईरान का कहना है कि हमारे Su-24 फाइटर जेट जब इसराइल और अमेरिका के दौरान वॉर हो रही थी तो वो क्रैश करे थे कतर के एरिया में, और वो जो पायलट उसमें मौजूद थे वो सेफ थे, सेफली उन्होंने इजेक्ट किया था और उनको बाद में कतर ने कैप्चर कर लिया। लेकिन कतर इस बात को पूरी तरह से डिनाई कर रहा है। देखिए इसमें आगे क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं, ईरान के फॉरेन डिप्टी मिनिस्टर का बयान आया है। उन्होंने एक्स पर यूएस ऑफिशियल को मुखातिब करते हुए लिखा कि अमेरिका की स्ट्रेटेजिक हार हो चुकी है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में मैं उनको बताना चाहूंगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले भी ईरान का था, अभी भी ईरान का है और आगे आने वाले वक्त में भी वो ईरान के ही कंट्रोल में रहेगा। अब मैं खबर आपको यूएसए से बता दूं। दोस्तों, यूएसए के जर्नलिस्ट आजकल डोनाल्ड ट्रंप से नाराज चल रहे हैं। आप जानते हैं कि जो भी प्रेसिडेंट अगर कोई दूसरी कंट्री में ट्रैवल करता है तो उसके साथ उस मुल्क के कुछ जर्नलिस्ट भी ट्रैवल करते हैं। यही हुआ डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उनके साथ भी उनके मुल्क के कई जर्नलिस्ट ने ट्रैवल किया टर्की, जब नाटो की समिट हो रही थी। नाटो की समिट कंप्लीट करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जब वापस हो रहे थे तो उनको कुछ सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से एयरफोर्स 1 से पीछे के दरवाजे से उतरवा लिया जाता है और एक फूड ट्रक में डोनाल्ड ट्रंप को बैठाकर दूसरे प्लेन से वापस यूएसए भेजा जाता है, क्योंकि अमेरिकन इंटेलिजेंस को यह इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि एयरफोर्स 1 पर हमला होने वाला है। लेकिन बाकी जो जर्नलिस्ट थे उनको एयरफोर्स 1 में ही बैठे रहने दिया गया। बाद में जर्नलिस्ट का कहना है कि अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस को यह इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि एयरफोर्स 1 पर हमला होने वाला है तो क्या हमारी जिंदगी वैल्यूएबल नहीं है? क्या हमारी जिंदगी वर्थलेस है? आपने डोनाल्ड ट्रंप को निकाल लिया और हम लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, यही वजह है जो आजकल अमेरिका के जर्नलिस्ट जिन्होंने ट्रेवल किया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो नाराज चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट से। अब दोस्तों, एक बहुत अहम खबर। अमेरिका की जो मिलिट्री यूनिट है जो मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय है, जिसका नाम है सेंटकॉम यूनिट, उसने एक मैप पोस्ट किया है जिसमें दिखाया है वेस्ट बैंक और गाजा को इजराइल की टेरिटरी। जो आप मैप देख रहे हैं इसमें साफ दिखाया गया है गाजा और वेस्ट बैंक को भी इजराइल की टेरिटरी। लेकिन एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वेस्ट बैंक में जो इजराइल कर रहा है उसे फौरन रोकना चाहिए, और दूसरी तरफ सेंटकॉम यूनिट जो है वो एक मैप जारी करती है जिसमें गाजा और वेस्ट बैंक के इलाकों को इजराइल का हिस्सा दिखाया जाता है। आपको खबर इजराइल से बता दूं, इजराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं इतमार बेन-ग्विर। आज उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि जल्द से जल्द इंशाअल्लाह हम लोग पूरा गाजा कैप्चर कर लेंगे और गाजा के अंदर हम लोग इनकरेज करेंगे कि जो हमारे लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गाजा के अंदर आएँ और गाजा के अंदर अपना सेटलमेंट करें, और जल्द से जल्द ये चीज़ हम लोग करेंगे। ऐसा कहना है इजराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन-ग्विर का। अमेरिका के जो गल्फ के एलाइज हैं वो आजकल फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं अमेरिका से। बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, जहां जहां अमेरिका के बेसेस हैं, इन कंट्रीज ने अमेरिका को अपना बेस यूज करने इसलिए दिया था क्योंकि उनको लगता था कि अमेरिका उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन अभी आपने देखा ईरान की वॉर में क्या हुआ। अमेरिका खुद अपनी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहा था। ईरान के ज्यादातर मिसाइल अमेरिका के बेसिस पर जाकर गिर रहे थे। बताया ये जा रहा है कि ये जो गल्फ के एलाइज हैं ये एक नया अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, अमेरिका के अलावा अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, क्या वो अल्टरनेटिव ईरान हो सकता है? क्योंकि कल मैंने आपको रिपोर्ट बताया था यूएई का जो बोइंग जेट है वो 2 बार तेहरान और खार्ग आइलैंड जाता है, और बहुत से लोगों ने कहा है कि उसमें कुछ पैसे थे, गोल्ड बार्स थे। तो क्या जो गल्फ इलाका है उसने अपना जो अल्टरनेटिव पार्टनर है वो ढूंढ लिया है, और वो अल्टरनेटिव पार्टनर क्या ईरान है? ये तो देखने वाली बात होगी। खबर आपको यमन के हुतीज और सऊदी अरब की बता दूं। दोस्तों, यमन के हुतीज की अपनी गवर्नमेंट के साथ भी क्लैशेस चल रहे हैं। इसी के तहत बताया ये जा रहा है कि यमन के हुतीज ने लगभग 6 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। गवर्नमेंट हेल्ड पोर्ट है जिसका नाम है मोका पोर्ट, उसके ऊपर बताया जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसमें 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। मैं आपको बता दूं, ये जो मोका पोर्ट है ये रेड सी का कोस्टल एरिया है। 1 घंटे पहले की खबर है कि यमन के हुतीज के ऊपर भी एक बड़ा हमला किया गया है जिसमें कई यमन के हुतीज के मारे जाने की खबर है। मैं आपको बता दूं, अब यमन के हुतीज के ऊपर भी बड़े हमले कर रहा है सऊदी अरब, और जो यमन की गवर्नमेंट है दोनों एक जॉइंट ऑपरेशन चला रही है जिसमें बताया ये जा रहा है कि टारगेट करा जा रहा है हुतीज के जो इलाके हैं रेड सी के करीब, उनको टारगेट करा जा रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये जंग अब बढ़ती जा रही है और
और हो सकता है कि ये पूरे यमन में धीरे धीरे फैल जाए। मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। दोस्तों, यूक्रेन लगातार वाइल्ड बेरीज के जो लॉजिस्टिक हैं, जो उनके वेयर हाउसेज हैं, उनको टारगेट कर रहा है और रशिया को ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस पहुंचा रहा है। इसी के चलते कल भी यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया वाइल्ड बेरीज के जो वेयर हाउसेज हैं उनके ऊपर, जिसमें बताया जा रहा है कि रशिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। दोस्तों, ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।